नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का 26 अगस्त यानी आज एक दिन का विशेष विधान सत्र बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सत्र में दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की जाएगी। साथ ही सदन में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की जाएगी कि पिछले कुछ दिनों से कुछ कथित ताकतें दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कामों के खिलाफ माहौल तैयार कर रही हैं। और विधानसभा में पिछले 7 साल में दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद किए गए कामों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी जाएगी और विकास कार्यों को आगे भी जारी रखने के लिए विधानसभा सदस्य अपना समर्थन देंगे। विशेष एक दिवसीय सत्र में विधानसभा सदस्य राजेश गुप्ता और आतिशी सर्विसेज विभाग की तरफ से सवालों का जवाब नहीं दिए जाने के मुद्दे पर कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही दिल्ली की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। एलजी द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया था, जिसके बाद आपको बता दें कि सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर समेत देश भर में 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और विशेष सत्र में केजरीवाल सरकार की 7 साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि मनीष सिसोदिया के घर पर तकरीबन 15 घंटे की रेड के दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इस जांच के पीछे का मकसद शराब नीति की जांच नहीं बल्कि दिल्ली सरकार को गिराना था। और खुद मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उन्हें रेड के अगले दिन बीजेपी की तरफ से संदेश आया कि अगर वो आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाएगा और साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो आज दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, तो कितने बजे से इस सत्र शुरू होगा, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र वो एक दिन का बुलाया गया है और लगातार कहीं ना कहीं जो 19 अगस्त को लेकर जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई हुई मनीष सिसोदिया के घर पर, उसको लेकर आज इस सदन के अंदर चर्चा हो सकती है कि सीबीआई की रेड वो केंद्र सरकार किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार वो लगातार विकास कार्यों के अंदर अपने कार्य करती है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर, उसको भी यहाँ पर विशेष सत्र के अंदर रखा जाएगा। और यहां तक कि एक चीज और गौर करने वाली बात होगी जो इस विशेष सत्र के अंदर रखी जाएगी, जिस तरीके से विधायकों को केंद्र सरकार के द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी दिल्ली सरकार को जो गिराने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी इस विशेष सत्र के अंदर चर्चा की जाएगी। और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि किन किन विधायकों को कितने कितने ऑफर दी गई है। और यहां तक कि मनीष सिसोदिया को भी कहीं ना कहीं ऑफर दी गई थी कि वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई वो रोक दी जाएगी और उनको भाजपा के अंदर शामिल होने के बाद में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कहा गया है। मगर यहां पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने उनको साफ इनकार कर दिया गया और उसके बाद में जो 19 अगस्त के बाद में जो आरोप प्रत्यारोप जो देखने को मिल रहे हैं, भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। मगर यहाँ पर घमासान वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर कहीं भाजपा भी जो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और लगातार आम आदमी पार्टी भी वो कहीं अब भाजपा के खिलाफ वो जनता के बीच में जाएगी और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर भी जनता को बताया जाएगा। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कल एक बैठक की गई थी, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस बैठक के अंदर लगभग कह सकते हैं 11 विधायक जो थे वो नहीं उपस्थित हुए थे। मगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने फोन के माध्यम से उन विधायकों से जरूर बात की गई थी और यह भी कहा गया कि जो विधायक है वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, मगर वो अभी भी दिल्ली सरकार के यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मगर उसको बाद में ही कहीं ना कहीं जितने विधायक आए थे उनको लेकर वो राजघाट पहुंचे और राजघाट के बाद में कहीं ना कहीं कैसे गांधी समाधि पर बैठने के बाद में एक प्रार्थना की गई कि दिल्ली सरकार को जिस तरीके से घेरा जा रहा है और घेरने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, उसके लिए भी एक प्रार्थना की गई। मगर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप वो जरूर देखने को मिल रहा है और देखना होगा आज विशेष सत्र के अंदर किन किन मुद्दों को रखा जा सकता है। जी
राजीव, वहीं अगर बात बीजेपी की कर लें तो अगर बीजेपी की बात कर लें तो सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेर सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को। और ये भी मुद्दे दिखाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आबकारी नीति के अंदर मनीष सिसोदिया के सीबीआई जांच के अंदर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बड़े सबूत जो है सीबीआई के हाथ पे लगे हैं, मगर बार बार मनीष सिसोदिया की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई के हाथ में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। मगर लगातार भाजपा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और आज भी यही प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, कल भी यही प्रदर्शन देखने को मिले थे। और लगातार कहीं ना कहीं जनता को बीच में जाकर भाजपा जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्ट है और काफी करोड़ रुपए का यानी बहुत बड़े पैमाने पर आबकारी नीति के अंदर बड़ा घोटाला किया गया है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि सीबीआई और ईडी का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जो है वो केंद्र सरकार दूसरी सरकारों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से ऑफर दी गई थी कि वो भाजपा के अंदर शामिल हो जाए, नहीं तो उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। और अगर वो भाजपा के अंदर शामिल हो जाते तो उनको पैसे का भी यानी कि लोभन दिया गया था और ये भी कहा गया था कि उनको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर देखना होगा आज विशेष सत्र के अंदर किस तरीके की कार्रवाई होगी और इस विशेष सत्र से कितना आम आदमी पार्टी को फायदा होता नजर आएगा। जी राजीव, वही बात कर ली जाए, कुल मिलाकर आज का जो विशेष सत्र, जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, कितना हंगामेदार रह सकता है ये? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं हंगामे की बात करें तो आज जो विशेष सत्र बुलाया गया उसके अंदर हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। लगभग कह सकते हैं 11-12 जो भाजपा के जो विधायक है वो जरूर हंगामा कर सकते हैं। और लगातार कहीं ना कहीं सदन के अंदर विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो पहले भी विजेंद्र गुप्ता ने लगभग कह सकते हैं आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी सदन के अंदर, और यही प्रक्रिया शायद आज भी देखने को मिल सकती है। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो बार बार यही कह रही है कि सीबीआई के हाथ में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कहे कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। मगर यह जरूर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए का जो है लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं जांच के कटघरे के अंदर है, सिर्फ उसी की जानकारी दी जा रही है। मगर यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सीबीआई, इनकम टैक्स और कहते हैं ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर अब दिल्ली से भारत केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और अब जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा जांच की गई और उसके अंदर एक फाइल जो है वो अब ईडी को दी जा चुकी है, तो अब ईडी भी अपना रोल निभाता हुआ नजर आएगा और सीबीआई पहले से ही अपना रोल निभाती नजर आ रही है। तो देखना होगा क्या बड़े सबूत जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लग पाते हैं या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिलेगा। शायद ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार जो है जिन राज्यों के अंदर भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई थी उन राज्यों को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश की गई थी। और यही चीज महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर देखने को मिली थी। और वही चीज अब दिल्ली के अंदर भी केंद्र सरकार यानी कि भाजपा जो है वो अपनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए कैसे बड़े बड़े दांव लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। जी वही बात ये भी सामने आ रही है कि इस विशेष सत्र में जो है केजरीवाल के जो 7 साल जो केजरीवाल को हो गए, उनकी सरकार को हो गए, तो उसकी उपलब्धियां भी इस दौरान जो है गिनाई जाएंगी। तो इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगभग कैसे 2014 से लेकर अभी तक यानी 2022 तक जितना भी कार्यकाल हुआ है उसके अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं वो इस विशेष सत्र के अंदर भी रखे जाएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्कूलों के क्षेत्र में हो, अस्पतालों के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यावरण को लेकर हो, जहां तक की जो ई बसें लेके आई है या उनके जो विकास हो, लगातार उनकी उपलब्धि भी इस सत्र के अंदर गिनाई जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि दिल्ली सरकार ने कितनी बड़ी कोशिश की है स्वास्थ्य के हिसाब से और यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो कसते उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा। मगर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ईडी की या फिर कहें जांच एजेंसियों के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं सत्र के अंदर रखी जाएगी। अब देखना होगा क्या आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा, इस संदर्भ के अंदर कुछ कार्रवाई भी होगी या फिर हंगामा ही देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी आज 1 दिवसीय दौरे पर मेरठ और हापुड़ जाएंगे और दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जो है जारी हो गया है। मुख्यमंत्री लखनऊ से हिडन होते हुए पहले मेरठ जाएंगे और उसके बाद सुबह
10:30 बजे से शाम करीब 4 बजे तक मेरठ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। शाम को हापुड़ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहारनपुर के बाद मेरठ में मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश को संदेश देंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हिडन से राजकीय हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे। करीब 6.5 करोड़ की लागत से खरीदे गए नगर निगम की 81 कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद कश्मीरी सभागार में 11 से दोपहर 11:45 तक जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 11:45 से 1:45 तक आपको बता दें कश्मीरी सभागार में मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में मेरठ के अधिकारियों के साथ दूसरे जिलों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल होंगे और 1:50 से 2:20 तक मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रहेंगे और 2:30 से 3:30 तक विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में अभ्युदय योजना और डीजी शक्ति योजना के तहत टैबलेट वितरण, घरौनी वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से हापुड़ रवाना होंगे। प्रशासन का दावा है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहने वाले हैं, तो इसे लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रवाना होंगे और लगभग 9:25 में वो लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगे और लगभग 10:20 पर हिंडन नदी की कह सकते हैं एयरपोर्ट है, वहां कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और लगभग 10:30 बजे वो हेलीपैड से मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वही सुबह 10:30 से 10:50 तक नगर निगम की जो डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियां हैं उनकी 76 गाड़ी को साथ ही 5 ट्रक ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। वही तो दूसरी तरफ बात की जाए तो 11:45 पर सीएम जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का काम करेंगे और स्थिति बात की जाए तो मेरठ की स्थिति की बात की जाए जो तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता है उसके साथ कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उन सब के साथ जो जनप्रतिनिधि उनसे साथ बातचीत करने का काम किया जाएगा। वहीं 11:45 से 1:45 पर मंडलीय समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारी होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे और विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी और मेरठ की कानून व्यवस्था को लेकर जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। साथ ही साथ मंडल के अन्य जिलों में बीसी से जुड़ेंगे आयुक्त और सभागार में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होंगे उससे जो आयुक्त जुड़ेंगे उनसे कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वहीं घरौनी वितरण कार्यक्रम रखा गया है जिनका पुश्तैनी जमीनें हैं और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उनकी जमीनों के जो उनके मालिकाना हक है वो देने का काम किया जाए। घरौनी योजना है उसके तहत कहीं ना कहीं सीएम सीसीएस विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया, उसमें घरौनी जो प्रमाण पत्र है वो देने का काम किया जाएगा। तो वहीं लगभग 4:05 से 4:30 बजे तक जिला आयुक्त चिकित्सालय हापुड़ का निरीक्षण करने का काम करेंगे। जिला अस्पताल है वो हापुड़ में जो उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण का काम किया जाएगा और साथ ही साथ एमएनसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया जाएगा। और वही बात की जाए 5:10 से 6:15 तक सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने का काम करेंगे और वही योजना लाभार्थी का सम्मान, हापुड़ जिला संयुक्त चिकित्सालय का लोकार्पण, जनसभा निकट जिला संयुक्त चिकित्सालय जो हापुड़ में रखी गई है वहां कहीं ना कहीं संबोधित करने का काम करेंगे और लगभग 6:45 पर हापुड़ से वो रवाना होंगे और लगभग 7 बजे वो गाजियाबाद पहुंचेंगे और गाजियाबाद में ही वो विश्राम करने का काम करेंगे। तो पूरा शेड्यूल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ और हापुड़ में रहेगा और तमाम जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे और शाम को जब वापस वो गाजियाबाद पहुंचेंगे तो वहीं विश्राम करने का काम करेंगे। जितेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से आज 2 जगहों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, एक हापुड़ और मेरठ, तो उनके इस दौरे को लेकर क्या क्या तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं? देखिए, प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और क्योंकि कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का पहले ही पहुंच जाता है और जिससे सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आज सीएम लगभग 9:30 बजे रवाना होंगे और उसके बाद उनका शाम तक लगातार मेरठ से होते हुए हापुड़ तक कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम के बाद वो पुनः गाजियाबाद जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां पूरी हैं
और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो पूरी तैयारी कर चुका है मेरठ और हापुड़ में। जितिन, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले, तो इस बैठक में किन किन मुद्दों पर जो है बात हो सकती है? देखिए, वहां पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसी प्रकार की जो जनप्रतिनिधि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उस समस्याओं को लेकर भी निस्तारण करने का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ जब दौरे पे गए थे तो जनप्रतिनिधियों ने कई शिकायत की, अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनके किसी भी प्रकार से कार्य नहीं किया। तो सीएम ने सीधी ये बात कही थी कि मुझको अगर कोई भी समस्या कोई नहीं सुनता है तो मुझे सीधे पत्र लिखे, और उनकी समस्या का निस्तारण करना उनका कर्तव्य है। और सीएम योगी आदित्यनाथ उसी क्रम में आज जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, हापुड़ की जनप्रतिनिधि हो चाहे मेरठ के हो, उन सब से बातचीत की जाएगी। और जो समस्याओं से लेकर जो काम कह सकते हैं कि नहीं अधिकारियों द्वारा सुना जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम, उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने का काम, पार्टी की जुड़ी चीजों को लेकर इन सब पे पूरी बातचीत की जाएगी। जितिन, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से आज सीएम जो है कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, कौन कौन से विकास कार्य इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें कई विकास से जुड़ी कई चीजें हैं जो दी जाएंगी। और पहले डोर टू डोर करेक्शन की जो गाड़ियां हैं उनको सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। जो चिकित्सालय है वहां पर उद्घाटन, एनआईसीयू जो वार्ड है उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ऐसे कई कार्यक्रम है। लगातार जो विकास से जुड़ी चीजें हैं उन सबको सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ की जनता को सौंपने जा रहे हैं, हापुड़ की जनता को सौंपने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं जनसभा को संबोधित करने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। और पूरा कार्यक्रम आज कानून व्यवस्था से लेकर पूरी व्यवस्था है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के द्वारा अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं जितेंद्र, एक खबर ये भी सामने आई है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ के दौरे पर रह सकते हैं, तो इसे लेकर कोई अपडेट? देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस 3 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और आज दोपहर के आसपास राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो कार्यक्रम में कई जो 3 दिवसीय दौरे में जो कार्यक्रम लखनऊ में लगे उन सबको कहीं ना कहीं करने का काम करेंगे। कल्याण सिंह की मूर्ति है उसका कहीं ना कहीं अनावरण करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ और भी जो कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम रखा गया उसमें शामिल होने का काम राजनाथ सिंह करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 26 अगस्त यानी आज 11 बजे पंजाब सेक्रेटरीट में रखी गई है। और कैबिनेट मीटिंग को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट में बाहरी राज्यों से आकर पंजाब की मंडियों में बिकने वाले धान को रोकने के लिए सरकार ने मिलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट की ओर से बनाई गई पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि ट्रकों और जीपीएस लगाया जाएगा और जब भी ट्रक सेलरों के लिए चलेंगे तो उनका जो फोटो है वो खिंच जाएगा। और आज होने वाली कैबिनेट बैठक में आपको बता दें कि मुलाजिमों को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग से एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कच्चे मुलाजिमों के साथ मीटिंग की है। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 26 अगस्त यानी आज 11 बजे पंजाब सेक्रेटरीट में रखी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसी के साथ पिछली कैबिनेट में बाहरी राज्यों से आकर पंजाब की मंडियों में बिकने वाले धान को रोकने के लिए सरकार ने मिलिंग पॉलिसी का में बड़ा बदलाव किया है। और कैबिनेट की ओर से बनाई गई पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि ट्रकों पर जीपीएस लगाया जाए और जब भी ट्रक सेलरों के लिए चलेंगे तो उनकी फोटो जो है खिंच जाएगी। और आज होने वाली कैबिनेट बैठक में आपको बता दें कि मुलाजिमों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कच्चे मुलाजिमों के साथ जो है मीटिंग की है। तो आपको बता दें कि आज पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक है और कच्चे मुलाजिमों को लेकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर इस कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है, उसमें मंजूरी जो है उसे मिल सकती है। और कई अहम मुद्दों पर आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। और वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कच्चे मुलाजिमों के साथ मीटिंग की है। और उसके बाद आज यानी कैबिनेट जो बैठक है इसमें आज कच्चे मुलाजिमों को लेकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है, कोई बड़े फैसले को यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, तो कितने बजे से ये बैठक होगी, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। जी देखिए 11 बजे आज कैबिनेट बैठक होने वाली है और आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि पिछली कैबिनेट मीटिंग आपको याद हो तो उसमें जो ट्रक्स है उनको जीपीएस से इनेबल करने की बात की ताकि बाकायदा प्रॉपर ट्रैकिंग की जा सके और किसी तरह की भी धांधली उनसे ना की जाए, क्योंकि इसी तौर पर फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में एक बड़ा ऐसा इशू सामने आया जिसमें डुप्लीकेट नंबर से या फिर हम कहेंगे गाड़ी जीपीओ के नंबर से ट्रकों का नंबर मैच करके धांधली करने की कोशिश की गई थी। तो वहीं अब हम बात करें तो इसके बाद कल अगर एक एग्जांपल लिया है, कल पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने सभी कच्चे मुलाजमों से जिनकी अपनी अपनी शिकायतें उनके साथ मुलाकात की थी। तो आज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेहत विभाग से जुड़े कोई अहम फैसला या कोई मेजर अनाउंसमेंट बाहर आ सकती है। तो आज की कैबिनेट मीटिंग में इस बात पे बहुत ज्यादा नजर रहेगी, शायद कच्चे मुलाजमों से लेकर आज फाइनली एक मेजर अनाउंसमेंट सामने आए, क्योंकि उनको पक्का करने को लेकर हम कह सकते हैं कदम बार बार इसी तौर पर सरकार उठा रही है। लगातार सब कमेटी की मीटिंग चल रही है जिसमें कैबिनेट रैंक के 3 मंत्री खुद मौजूद हैं, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कल सेहत मंत्री की भी मुलाकात हुई कच्चे मुलाजमों से उनके डिपार्टमेंट के। तो हमें बहुत ज्यादा आज आशंका है, चांसेस ये हैं कि आज उनसे जुड़ा कोई मेजर अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिल सकता है। शायद आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकता है कि सभी कच्चे मुलाजमों की जितनी भी अड़चनें थी वो पूरी हो चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी अमित, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की यहाँ पर बात की जा रही, तो अगर इसे एक साइड रखा जाए और दूसरे मुद्दों की अगर बात की जाए तो किन किन मुद्दों पर मुहर लग सकती है आज? देखिए उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी कुछ फ्लड रिलेटेड कई मुद्दे हैं। अगर हम कहें कि अलर्ट्स आए हुए हैं, बाढ़ का खतरा कहीं ना कहीं पहले डिपेक्ट किया गया था, तो उन सब चीजों को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं अगर हम कहें कि बीमारियों को लेकर जैसे कि कोई लंपी स्किन आई थी, अभी अगर हम कहें कि जो स्वाइन फ्लू चला था, उन सब चीजों को लेकर हम बात कर सकते हैं कि अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, तो उन सब चीजों को भी मद्देनजर आज डिस्कशन हो सकती है। जी कर ली जाए जिस तरीके से आपने कहा कि लंपी वायरस को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इससे पहले अगर पहली बैठक की अगर बात कर ली जाए, पहले कैबिनेट बैठक में, तो उस बार भी जो है लंपी वायरस को लेकर बैठक की गई थी, तो क्या फैसला उस समय लिया गया था कि क्या क्या फैसला लंपी वायरस को लेकर उसमें लिया गया था? बेसिकली रोकथाम को लेकर हम कहें कि डिस्कशंस की गई थी, क्या क्या मार्क्स रहने वाले हैं। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज या फिर हम कहें कि अपोजिशन की तरफ से ये प्रेशर सरकार के ऊपर डाला जा रहा है कि इसको लेके कंपनसेशन भी दिया जाए, क्योंकि कई फार्मर्स हैं या फिर हम कहें डेयरी फार्मर्स हैं जिनके अकेले अकेले गाय हैं जो लंपी स्किन से बीमार हो गई थी, उसकी मौत हो गई थी। तो कंपनसेशन को लेकर शायद इसमें बात हो सकती है, क्योंकि देखिए कंपनसेशन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वैक्सीनेशन को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि जोर दिया जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है, इसका रोकथाम कैसे हो, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं, या क्या डेयरी फार्मर्स को क्या चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, और अगर क्या सिम्टम दिखे तो क्या स्टेप्स उठाएं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे वैक्सीनेशन हो। तो उसके लिए बजट एलोकेशन सब कुछ हो चुकी है, तो उसके लेके हम कह सकते हैं कि आज रिपोर्ट पेश हो सकती है, और उसके बाद अगर कोई और मेजर कदम लेने की, जैसे कि मिस्टर तौर पर कंपनसेशन देने की जरूरत लग रही है, तो उसके ऊपर भी मुहर लग सकती है। पर मेजर अगर हम कहें कि आज अभी तक किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर मेन प्रायोरिटी कहीं ना कहीं यही लग रही है कि पंजाब के सेहत विभाग से जुड़ी हुई कुछ मेजर हमें अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मुलाजमों की ज्वाइनिंग को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली विरोधी गुट के विधायकों पर उस समय तीखा हमला बोला जब विधायकों ने बैनर दिखाकर उनका मजाक उड़ाया। ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि मंत्री पद पाने को लेकर नेताओं को प्रभावित करने के लिए मेरा बैनर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो विरोध हो रहा है उनके लिए मुझे खेद है, मैं उनके चेहरे पर तनाव देख सकता हूं। वे ऐसी स्थिति में है क्योंकि शिवसेना का समर्थन बढ़ रहा है। और विधानसभा सत्र के आखिरी दिन शिंदे गुट के विधायकों ने ठाकरे को एक बैनर दिखाते हुए निशाना साधा, जिसमें उन्होंने घोड़े की पीठ पर के पीछे की ओर आदित्य ठाकरे को बैठाते हुए दिखाया। और ठाकरे ने कहा कि उनके चेहरों पर भय और निराशा दोनों देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब मंत्री पद पाने के लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये लोग आम आदमी की पीठ में छुरा है वो घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को बेशर्मी और विश्वासघात से हटाया है। हर गली का बच्चा ये जानता है कि 50 बक्से का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली विद्रोही गुट के विधायकों पर उस समय तीखा हमला बोला जब विधायकों ने बैनर तले दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर लें, आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर जो है निशाना साधा है और कहा है कि बच्चा बच्चा जानता है कि 50 बक्से का मतलब क्या होता है। बिल्कुल निशा जी, देखिए विधानसभा में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से महाविकास आघाड़ी में तमाम जो घटक दल है वो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से जिस तरह से विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर 50 खोखे की को लेकर जो नारे लगाए जा रहे थे, उस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट बिल्कुल आक्रामक है और लगातार इसका जवाब भी दे रहा है। ऐसे में कल विधान भवन के आखिरी दिन एकनाथ शिंदे गुट द्वारा एक तस्वीरें पेश की गई आदित्य ठाकरे के सामने, जिसमें आदित्य ठाकरे एक घोड़े पर उल्टे साइड में बैठे हैं और उन्हें बताया गया है कि परम पूज्य महाराष्ट्र का युवराज, इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि जो लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से निराशा है, क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। तो ये जो तमाम प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है वो मंत्री बनने के लिए प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, मंत्रियों को खुश करने के लिए प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात कर ली जाए तो ये भी कहा जा रहा है, आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा कि मंत्री पद पाने के लिए जो है आम आदमी की पीठ पर छोरा जो है घोपा जा रहा है। बिल्कुल निशा जी, देखिए आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया, ऐसा पद दिया जो उन्हें उम्मीद नहीं थी, जो और किसी मंत्रिमंडल में नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना के साथ विश्वासघात किया गया और उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। अब ऐसे में एक बार फिर से तमाम एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना को की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है, जबकि एक आदित्य ठाकरे का कहना है कि अगर वह 40 विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ूंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हिम्मत हो तो चुनाव लड़कर दिखाओ और उसमें जीत हासिल करके दिखाओ। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से शिंदे गुट की अगर बात कर ली जाए तो शिंदे गुट के विधायकों ने एक तस्वीर के जरिए जो है आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा, तो क्या शिंदे गुट क्या दिखाना चाह रहा है? क्या किस तरीके इस तरीके से ये कोई कौन सा ढंग है कि इस तरीके से दूसरी पार्टी को, जो दूसरा गुट है, उसे नीचा दिखाने की किस तरीके का ये ढंग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से विपक्ष में रही, आक्रामक रही है। अब हाले आज सत्ता पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है तो उसे दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है। ऐसे में जिस तरह से विधायकों को अपने खेमे में लेने के लिए, बागी बनाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 50 खोखे का ऑफर दिया था, उसी 50 खोखे को लेकर अब महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम जो घटक दल है वह लगातार यह मांग कर रहा है कि 50 खोखे के देने के बाद भी, ऑफर देने के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही है उसके पीछे की मंशा यही है कि शिवसेना जो है हिंदुत्व को लेकर चलने वाली है, लेकिन शिवसेना हिंदुत्व को छोड़कर महाविकास आघाड़ी में तमाम जो घटक दल है, एनसीपी, कांग्रेस, उनके पीछे चल रही है, यानी कि उल्टी दिशा में चल रही है। यहाँ दिशा को लेकर भी एक बात सामने आई है कि जो आदित्य ठाकरे की बेहद करीबी माने जाने वाली बॉलीवुड की दिशा सालियन को लेकर यह इशारा है, क्योंकि दिशा सालियन आदित्य ठाकरे की बेहद करीबी दोस्त मानी जाती है। यह भी इशारा एक तरफ से जो है विधान भवन में दिया गया। वहीं अगर बात कर ली जाए इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे का कोई रिएक्शन सामने आया हो? बिल्कुल नहीं। देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना की तरफ से जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को तमाम जो विधायक है उन्हें मंत्री नहीं मिलने के वजह से उनके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार को खुश करने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा
फैलाया जा रहा है, लेकिन अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वहीं सत्यप्रकाश, बात कर ली जाए तो एक एक्ट्रेस जो है, जिस तरीके से आपने बताया कि एक्ट्रेस का नाम भी जो है आदित्य ठाकरे के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या पूरा मामला है कि एक्ट्रेस का नाम जो है आदित्य ठाकरे के साथ जोड़ा जा रहा है? देखिए, शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे की जो बेहद करीबी है दिशा सालियन, दिशा सालियन की मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दिशा सालियन को लेकर इस तरह की चीजें सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दौरान जब दिशा सालियन की मौत गिरने से हुई थी, उस दौरान तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया था कि मौत में आदित्य ठाकरे का हाथ हो सकता है। इस तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि पूरे जांच में कहीं भी किसी का फाउल प्ले नहीं आया, क्योंकि दिशा सालियन के माँ बाप ने भी यह कह दिया था कि दिशा सालियन की मौत किसी के मारने से नहीं हुई, बल्कि गिरने की वजह से हुई है। तो यह मामला जो है पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है और तमाम जो जांच एजेंसियां थी वह भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी विधान भवन में दिशा सालियन की तरफ इशारा करते हुए आदित्य ठाकरे को कहीं न कहीं छेड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो घोड़े पर उल्टा साइड बिठाया गया उसमें बताया गया है कि आदित्य ठाकरे की दिशा भूल गई है। तो कहीं न कहीं ये दिशा शब्द को लेकर दिशा सालियन की तरफ इशारा है। इस तरह की बातें सामने आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विभिन्न जिलों में 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कौसली, हमीरपुर, कांगड़ा, सुलह और जोगिंदरनगर और सरकाघाट की कार्यकारिणियों को निरस्त किया गया है। कांगड़ा में विधायक पवन काजल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक के वर्चस्व वाली ब्लॉक कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया था, जबकि बताया जा रहा है कि अन्य स्थानों पर गुटबाजी और ब्लॉक पदाधिकारियों की निष्क्रियता के चलते ब्लॉक कमेटियों को भंग करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 7 ब्लॉक जो है उन्हें निरस्त यहाँ पर कर दिया है, तो इस मामले में हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो हिमाचल में कांग्रेस ने विभिन्न जिलों में 7 ब्लॉक कमेटियों को जो है भंग कर दिया है। एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट, किन किन जगहों पर ये जो है इन्हें भंग किया गया है? हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विभिन्न जिलों में 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसौली, हमीरपुर, कांगड़ा, सोहल, पच्छाद, जोगिंद्रनगर और सरकाघाट की कार्यकारिणियों को निरस्त किया गया है। आपको बता दें कि कांगड़ा में विधायक पवन काजल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक के वर्चस्व वाली ब्लॉक कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि अन्य स्थानों पर गुटबाजी और ब्लॉक पदाधिकारियों की निष्क्रियता के चलते ब्लॉक कमेटियों को भंग करने का निर्णय लिया गया। तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विभिन्न जिलों में 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसौली, हमीरपुर, कांगड़ा, सुलह, जोगिंदरनगर, सरकाघाट की जो कार्यकारिणियां हैं इन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो लगातार इस खबर पर हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में कांग्रेस ने विभिन्न, आपको बता दें कि जिलों में 7 ब्लॉक कमेटियों को जो है भंग कर दिया है, तो एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। उनको भंग कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी काफी जो चरम पर थी। यहाँ पे जो मंडल कांग्रेस है, वहाँ पे जो ये ब्लॉक कांग्रेस है, यहाँ पे काफी शिकायतें लगातार मिल रही थी और ऐसे में जो है आप अगर ये 7 जगह जहाँ पे ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कसौली, हमीरपुर, कांगड़ा, सुलह, पच्छाद,
और जोगिंद्रनगर सरकाघाट, इनमें से अगर सिर्फ कांगड़ा को हम छोड़ दें तो इनमें से बाकी की सीट ऐसी हैं जहाँ लगातार भाजपा जीत दर्ज करवाती आ रही है और ऐसे में जो गुटबाजी है वो लगातार इन जगहों पर हावी थी। तो ऐसे में कांग्रेस जो हाईकमान है या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है वो बिल्कुल भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में अभी से ये तैयारियां की जा रही है, अभी से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहाँ पे भी गुटबाजी है और जहाँ पे भी हार की संभावना ऐसी गुटबाजी के कारण हो सकती है, ऐसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को तुरंत प्रभाव से जो है वो बर्खास्त किया जा रहा है और नई जो कार्यकारिणी है उनको बनाने के लिए जो है कोशिश ये नई जो कांग्रेस कमेटी है उसका गठन यहाँ पे किया जाएगा। तो ऐसे में जो राजीव शुक्ला है जो प्रभारी है हिमाचल के, उन्होंने ये आदेश जारी किया और उनके आदेश के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने यहाँ पे जो ये 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां थी इनको निरस्त किया है। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है वो जो यहाँ पर है नई अब जो कमेटियों का गठन यहाँ पे करेगी। जी वही बात कर ली जाए, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का इस पूरी चीज को लेकर क्या कुछ कहना है? जो गुटबाजी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार विभिन्न मंचों से भी बोलती आई है कि हम सब एक हैं, एक अगर हम चुनाव जीतते हैं, विधायक हमारे जीत कर आते हैं तभी सरकार बनेगी। तो ऐसे में विधायक तभी जीतेंगे जब गुटबाजी नहीं होगी। तो ऐसे में जो पार्टी परिषद अध्यक्ष है वो लगातार हिमाचल के दौरों पर भी रहती हैं और पिछले दिनों भी रही थी। तो ऐसे में उनको लगातार शिकायतें जहां जहां से मिल रही थी कि यहाँ पे गुटबाजी चरम पर है। कसौली में और सरकाघाट हुआ, जोगिंद्रनगर, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस समिति के कारण जो है कांग्रेस मजबूत स्थिति में कभी भी नहीं आ पा रही थी। ये ऐसी जगह है, ऐसी सीट है जहाँ पे लगातार भाजपा कई सालों से अपनी जो जीत है वो दर्ज करवाती आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती जो भाजपा का वर्चस्व है वो तोड़ने की और ऐसे उसके साथ साथ जो अपने में गुटबाजी जो चरम पर पहुंच चुकी है उसको खत्म करने की है। क्योंकि ऐसे में जो भी उम्मीदवार कांग्रेस देती है तो उसके खिलाफ जो है वो सारा जो काम होता है, जो आधिकारिक जो उम्मीदवार होता है पार्टी का, उसके खिलाफ जो ये काम होता है, उसके कारण जो है हार का सामना कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना पड़ता है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस बिल्कुल इसको हल्के में नहीं ले रही है। तो अभी से ये काम शुरू कर दिया गया है कि जहाँ पे भी इस तरह की गुटबाजी दिखाई दे रही है वो उनको निरस्त किया जा रहा है और नई कार्यकारिणी का गठन है जो वो किया जा रहा है। जी, क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है? क्योंकि ये दिखता नजर तो कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से उनके आंतरिक मामलों में ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। अगर पार्टी के अंदर ही हलचल जो है चल रही हो, पार्टी के अंदर ही गुटबाजी चल रही हो, तो जिस तरीके से अगर बाहर चैलेंज की बात तो हम बाद में करेंगे, जब तक अंदर की चीजें ना सुधर जाए, तो उनके अंदर ही खुद गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो क्या लग रहा है कि कहां तक कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पहुंची है? जी देखिए, अगर ओवरऑल हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो दौरे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के या अलग जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठाकुर रामलाल है, वो अलग अलग चल रहे हैं। एक चीज बढ़ते कहीं ये नेता से अगर एक जगह को छोड़ देगा, कहीं पे भी साथ नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में बयानों में विरोधाभास इनके नजर आता है। तो और पिछले दिनों जिस तरह कांग्रेस की जो संचालन समिति है उससे आनंद शर्मा का इस्तीफा हुआ और वो शिमला पहुंचे, यहाँ पे उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, लेकिन जो बड़े चेहरे थे वो नदारद है, जो उनके खेमे के माने जाते थे, जिनको माना जाता था कि आनंद शर्मा ने सपोर्ट किया है, उनको बनाया है हिमाचल में, वो भी यहाँ से नदारद है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में इस टाइम गुटबाजी है, वर्चस्व की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है। सबसे बड़ी जो दरकार है हिमाचल कांग्रेस को एक सशक्त नेतृत्व की है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव एक चुनौती है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, एक उम्मीदवार की बात करें, एक विधायक की बात करें, वो लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सक्रिय है, काम कर रहे हैं, लेकिन जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है और जो आने वाला जो संभावित उम्मीदवार है वो लगातार अपनी जो सीटों पर वो सक्रिय है। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस की अगर हम बात करें कि चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे मीडिया है, चाहे और दूसरी तैयारियां हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच की जो बैठकें हैं वो काफी कम है और ऐसे में जो कांग्रेस है उसको बहुत ज्यादा जो मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है। निशा, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जैसे देखा गया था कुछ दिन पहले, अगर बात कर ली जाए तो उसके जो 2 बड़े नेता थे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो इसका कितना बड़ा खामियाजा जो है, बड़े बड़े नेता जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कितना बड़ा खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से इस तरह नेता कोई छोड़ के जाता है तो बेशक पार्टी की तरफ से बयान आता है, बड़े नेताओं की तरफ से बयान आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग मजबूत स्थिति में, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो धरातल पे जो काम कर रहा है, उसका मनोबल कहीं ना कहीं बुरी तरह टूट जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो 2 विधायक कांग्रेस के भाजपा में शामिल हुए हैं, तो वहां भी अगर आप एक सीट इसमें से देखेंगे तो उसमें से कांगड़ा भी शामिल है, जिसको
जिसकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निरस्त किया गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वहां पे भी एक जो गुटबाजी है वो चरम पे पहुंच चुकी है और जो इस तरह के जो कार्यकर्ता है जो धरातल पे काम करे उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है। उनको ये लग रहा है कि अगर हमारा सिटिंग एमएलए भाजपा में जा सकता है तो बड़े और नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त अगर कांग्रेस की बात करें बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल वो परेशान बैठा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जो बड़े नेता है वो एकजुट नहीं है, वो कहीं से बयान उनका ऐसा नहीं आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का जिससे मनोबल बढ़ सके। तो जो आपने पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे ऐसी जो घटनाएं हैं उससे निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो टूटता है। दूसरा जो उम्मीदवारों का जो परफॉर्मेंस है उनसे प्रभाव पड़ता है और निश्चित तौर पे जो सीट है उनको खोने का डर कांग्रेस को इस वक्त सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1320 मेगावाट क्षमता का नया बिजली संयंत्र लगेगा और ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक संयंत्र होगा। आपको बता दें कि इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक ली। इसमें भविष्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की गई और अधिकारियों ने बताया कि 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति के लिए नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी और मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि में 2660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना की कार्रवाई का निर्देश दिया है। विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंधक निर्देश NK बिजौरा ने बताया कि ये सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीकी से स्थापित किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए बिजली संयंत्र स्थापित करने की बात जो है छत्तीसगढ़ में की जा रही है और सीएम भूपेश बघेल ने भी इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं, तो एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, कल ये पूरी जो तमाम बैठक है वो मुख्यमंत्री निवास में की गई थी। यहाँ पे सीएस से लेकर तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं प्रदेश के वो मौजूद थे। अगर पहले से ही बात करें प्रदेश की तो प्रदेश अभी भी बिजली सरप्लस में चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। कोरबा जो जिला है, कोरबा रायगढ़ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ऑलरेडी काफी बड़ी मात्रा में बिजली का जो है वो उत्पादन किया जाता है। कल जो पूरी चर्चा हुई उसमें 1320 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाना है, जिसकी डेडलाइन भी पहले ही तय कर दी गई है कि 2030-31 तक के ये जो पूरी चीजें हैं ये बन के तैयार हो जानी चाहिए। जिसके लिए जो मेजर जो प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर बता दें तो किसी भी संयंत्र को लगाने में जो सबसे पहली चीज आती है मेजर प्रॉब्लम वो जगह की आती है और साथ में उस चीज से रिलेटेड बाकी चीजों की उपलब्धता की आती है। तो बिजली बनाने के लिए सभी को पता है कि कोयले की उपलब्धता जो है और जगह की उपलब्धता, तो ये दोनों ही चीजों की बात कल ही हो गई है कि जगह की उपलब्धता प्रदेश में है। तो कोरबा का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर ये संयंत्र जो है उसको स्थापित करना है और कोयले की उपलब्धता प्रदेश में पहले से है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सारी चीजों को करने के आदेश जो हैं वो कल सीएम हाउस से दे दिए गए हैं। जी स्वाति जी, वही बात कर ले, जिस तरीके से बिजली संयंत्र स्थापित करने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इससे रोजगार में कितनी वृद्धि होगी? जी बिल्कुल, रोजगार में वृद्धि तो होगा ही, साथ ही जो बिजली की और जो चीजें हैं देश भर में, क्योंकि प्रदेश से बिजली जाता है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात कर ले वहां पे भी अपने यहाँ से छत्तीसगढ़ से बिजली जाता है, तो इन सारी चीजों में भी होगा रोजगार। नो डाउट अभी भी हमारे पास जो संयंत्र है उसमें प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छी संख्या में रोजगार मिल रहा है। तो नए संयंत्र के स्थापित होने से और इतने बड़े स्केल पर इसके स्थापित होने से बिल्कुल नौजवानों को, लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। जी वहीं स्वाति जी, बात कर ली जाए जिस तरीके से बिजली संयंत्र स्थापित करने की बात की जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पर अगर बात कर ली जाए ये बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो कितना वोट बैंक बढ़ाने में मददगार हो सकता है ये? जी बिल्कुल, अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें तो भी ये कांग्रेस आने वाले 2023 में प्रदेश में चुनाव है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों ही प्रदेशों में चुनाव है जिसका असर बिल्कुल देखा जाएगा। लेकिन साथ ही ये प्रदेश को एक पावर बूस्टर की तरह भी काम करेगा, क्योंकि बिजली का मामला है और बाकी
बाकी देश के बाकी राज्यों की अगर बात करें तो उतना कोयला बाकी राज्यों में नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में, और अभी भी यहाँ से कोयला खनन करके बाकी राज्यों को भेजा ही जाता है, जिसके लिए काफी विवादित भी रहा है मामला हसदेव अरण्य का। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा। तो उस लिहाज से देखें तो ये बहुत जरूरी था कि यहाँ पर और डिमांड जितनी बढ़ रही है पल्लवी, उसको भी देखें तो जितनी डिमांड बढ़ रही है, देश को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उस लिहाज से भी इस नए प्लांट की जरूरत कहीं ना कहीं समझी जा रही थी रोजगार के हिसाब से। तो बिल्कुल ही वोट बैंक में इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो देश में सबसे बड़ा मसला है वो रोजगार का है, चाहे वो प्रदेश की बात कर ले चाहे वो देश की बात कर ले। तो करोड़ों को लाखों को रोजगार देने की बात जो है वो पॉलिटिशियंस कर देते हैं, लेकिन चूंकि हो सकता है ये संयंत्र बहुत बड़े स्केल पर स्थापित किया जा रहा है, तो अच्छे स्केल पर लोगों को रोजगार मिले और ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो। बिल्कुल जी। स्वाति जी, सीएम भूपेश बघेल का ऐसे लेकर क्या कुछ कहना है? भूपेश बघेल जी का ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि देश में बिजली की आपूर्ति जो है वो प्रदेश से लगातार होती रही है और ये निर्बाध रूप से चलता रहे, उसके लिए ये नए प्लांट की स्थापना की जाए बड़े स्केल पर और तेजी से की जाए। इसको कल उन्होंने अपने निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है विथ दैट डेडलाइन कि 2030 से 31 तक की ये पूरी चीजें जो है वो कंप्लीट कर ली जानी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड उसका पड़ोसी राज्य है, तो हिमाचल के कई इलाकों के लोगों का इस प्रदेश से रोटी बेटी का भी नाता है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 13 जिले और विधानसभा की 70 सीटें हैं, तो हिमाचल में 12 जिले और 68 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 42 सीटों के साथ वर्तमान में बीजेपी सत्ता में है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से तमाम मिथकों को तोड़कर वापसी की है और पार्टी हिमाचल में भी ऐसा इतिहास जो है दोहराना चाहती है। इसके मद्देनजर प्रदेश बीजेपी के हिमाचल चुनाव के लिए कार्य योजना बना ली है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने यह दावा किया है कि हिमाचल में सरकार ने अच्छा काम किया है और वहां बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। जोशी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता भेजे जाते हैं और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी अन्य राज्यों के साथ साथ हिमाचल से कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए उत्तराखंड के 50 नेताओं को हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा है और ये सभी नेता उत्तराखंड से लगी शिमला संसदीय क्षेत्र करीब 19 विधानसभाओं की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल के 3 जिले शिमला, सोलन और सिरमौर उत्तराखंड से लगे हुए हैं और चुनाव में उत्तराखंड की सियासी हवाएं यहां अपना असर दिखाती आई हैं और पार्टी को उम्मीद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी असर देखा जा सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से बात कर ली जाए हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसमें अब उत्तराखंड की भी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा सकती है, क्योंकि अब उत्तराखंड से 50 नेताओं को हिमाचल भेजा जा रहा है और हिमाचल की कमान जो है उन्हें सौंपी जाएगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो बहुत अंतर नहीं है। जैसे उत्तराखंड में 13 जिले और विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 12 जिले और 68 विधानसभा सीटें हैं और इनमें 42 सीटों के लिए वर्तमान में बीजेपी अभी सत्ता में है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से तमाम मिथकों को तोड़ते हुए वापसी की है, इसी तरीके से पार्टी हिमाचल में भी ऐसा ही इतिहास दोहराना चाहती है। और इसी को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने हिमाचल चुनाव के लिए नई कार्य योजना बना ली है। इस कार्य योजना में अनेक बिंदुओं को क्रमशः ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले तो एक हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था उस समय जो स्ट्रेटजी बनाई थी बीजेपी, लगभग उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। कुछ अंतर जरूर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे उत्तराखंड में जब चुनाव था तो चुनाव के समय यह जीत का दावा कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कांग्रेस और भाजपा में किसकी सरकार आएगी, लेकिन भाजपा ने एक बड़ा मिथक को तोड़ते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बना दी। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने दावा किया है कि हिमाचल में सरकार ने तो अपना बहुत अच्छा काम किया है और वहां बीजेपी भारी
बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उसके बाद सुरेश जोशी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं। मतलब उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो होने जा रहे हैं इसके लिए कई कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ साथ हिमाचल में कार्यकर्ता पहुंचे जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड से करीब 50 नेताओं को हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार और वहां की रणनीति बनाने के लिए भेजा जा रहा है। ये सभी लोग उत्तराखंड के करीब 19 विधानसभा सीट का कमान संभालेंगे। जी यशराज, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि बहुत बड़ा मिथक यहां पर टूटा था क्योंकि जो है सरकार रिपीट हुई थी। तो अब ऐसे में उत्तराखंड ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी जो है बनाया हुआ है कि हिमाचल में भी जो है सरकार रिपीट हो सके? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में सबसे पहली बात तो है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस धारणा के तहत चला गया था। और दूसरी बात, पन्ना को जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी, पन्ना एक भाजपा में यदि चुनाव की बात जब की जाती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो पन्ना का एक अहम रोल रहता है। लेकिन चुनाव के बाद आप देखेंगे यह शब्द ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो पन्ना शब्द काफी उभर कर आता है। पन्ना एक ऐसा पद है, एक ऐसा बीजेपी की एक ऐसी रणनीति है जो वो काफी अपने अंदर समाहित छुपाए रहती है और अंदर ही अंदर वो पन्ना का काम करते थे। पन्ना यानी हर एक छोटे से छोटे लेवल के बूथ तक पहुंचना, हर एक व्यक्तियों के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े घरों तक पहुंचना। छोटे बड़े घरों का अर्थ है कि गरीब और अमीर के घरों में पहुंचना, बैठना, जाकर के बातचीत करना। इस ढंग से स्ट्रेटजी बीजेपी अपनी बनाती है और इसी स्ट्रेटजी के बल पर बीजेपी लोगों को समझाने में कामयाब होती है और अपने सोशल मीडिया के द्वारा बीजेपी लोगों के दिलो दिमाग और घर तक बैठ जाती है कि बीजेपी को ही वोट देना है। उसी ढंग से बीजेपी ने उत्तराखंड में फिर से मिथक को तोड़ते हुए सरकार बना ली। अब उसी तर्ज पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश में भी पन्ना प्रमुख को बनाने जा रही है। पन्ना प्रमुख बनाएगी, वहां अन्य और छोटे छोटे पदों को रखेगी और लोगों को बोलने की, मैं ये एक संभावना जता रहा हूं जैसा कि उत्तराखंड में किया गया, वहां भी पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। और पन्ना प्रमुख की बहुत ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी और काफी अहम जिम्मेदारी होती है। चुनाव के 1 महीना पहले से लेकर के चुनाव के डेट तक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक पन्ना प्रमुख को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोगों के घर जाएंगे, लोगों के बूथ जब घर तक जाकर के उनसे आग्रह करेंगे वोट देने का, बीजेपी की उपलब्धियों को बताएंगे, बीजेपी ने जो काम किया है उसको बताएंगे और भविष्य बीजेपी काम करने वाली है उस चीजों को भी आप बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस दिन में चुनाव होता है, चुनाव के डेट में पन्ना भी एक अहम रोल उस दिन भी निभाती है। जैसे बीजेपी उसके बूथ पर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत इस रणनीति पर काम करती है, उस बूथ पर वहां के पन्ना बैठे रहते हैं और जितने भी लोग आते हैं वोट देने के लिए, सबसे पहले तो बीजेपी उनको अपने तरफ से कुछ पर्ची थमाती है। पर्ची थमाने के बाद बीजेपी उनको पर्ची देती है और उनसे आग्रह करती है कि आप वहां पर वोट करेंगे। ये प्रचारित प्रसारित नहीं होता है, लेकिन वो एक सही ढंग से बताती है और कुछ नहीं। चूंकि लोग पहले से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं पन्ना प्रमुख के द्वारा कि उनके घरों पर जाकर बताया जाता है, तो बीजेपी का यह रणनीति एक काफी सटीक रणनीति बनती है जिसके द्वारा पन्ना प्रमुख कई बार एक तीर में कई निशाना साधने का काम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद यशराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।